ऐड करने के बाद जो एवरेज आया था वो 2 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू जो ए बी सी को अलॉटेड है 1 2 3 है। और एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर मैं 2 जो एवरेज आ रहा है, ए में तीनों वैल्यूज को अलॉट कर दूं, a इक्वल टू 2 कर दूं, b इक्वल टू भी 2 कर दूं और c इक्वल टू भी 2 कर दूं, तो इन सब का सम फिर से आ जाएगा 6। मतलब एवरेज वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसे हम एक हाइपोथेटिकल वैल्यू बोलेंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो a और b abc पैरामीटर्स के पास थी 1 2 3, अगर हम एवरेज वैल्यू जो 2 है इसे हम अलॉट कर देते हैं abc को, तब भी इसका सम 6 आएगा। और जो एग्जैक्ट वैल्यूज जो abc के पास थी उनका अगर हम ऐड करते हैं तब भी 6 आएगा। मतलब ये हुआ कि इसलिए मैं इसे हाइपोथेटिकल वैल्यू बोल रहा हूं एवरेज को, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू a के पास 1 है और c के पास 3 है, b के पास 2 है। और अगर मैं सबको 2 2 2 अलॉट कर देता हूं तो मैं मान लेता हूं कि अगर मैं a को भी 2 दे दूं, c को भी 2 दे दूं, b के पास 2 है, 2 पहले भी था, तो a की वैल्यू जो कि एग्जैक्ट वैल्यू 1 थी और यहाँ पे हम 2 अलॉट कर रहे हैं, और c की एग्जैक्ट वैल्यू 3 थी और यहाँ पर हम 2 अलॉट कर रहे हैं। तो अगर हम सभी वैल्यूज को एवरेज अलॉट कर दें तो उनके बाद उसका सम उतना ही होगा जितना कि उनके एग्जैक्ट वैल्यूज का सम था 6, ठीक है। तो ये होता है एवरेज का मतलब, ठीक। तो अब मैं इसे थोड़ा वेरिएबल के फॉर्म में बताऊंगा, वेरिएबल्स के फॉर्म में, मतलब एग्जैक्टली मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा। मीन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सबसे पहले मैं कहूंगा कि मेरे पास कोई डेटा सेट है x। इस डेटा सेट में अगर मेरे पास कुछ n नंबर्स हैं, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ये सेट ऑफ डेटा है जिसमें कि x की वैल्यूज है x1 से लेकर xn तक, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, अगर हम एवरेज फाइंड करें तो एवरेज का मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। तो यहां पर इस पर्टिकुलर डेटा सेट x के लिए एवरेज को हम लिखते हैं या मीन को इसे लिखते हैं, वो इसे x बार से लिखते हैं। मतलब मीन जो है इसे x बार से लिखेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। सो ये बेसिक फॉर्मूला है वेरिएबल्स की फॉर्म में। अगर x डेटा सेट के पास अगर n वैल्यूज हैं तो उन n वैल्यूज का समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंटिटीज, मतलब n वैल्यूज, तो ये होगा मीन का एग्जैक्ट वेरिएबल फॉर्म में मतलब, ठीक है। तो इससे अगर हम फॉर्मुलेट करें तो हुआ क्या, इसे हम लिख सकते हैं सम ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, where I equal to 1 to n. So this is the exact formula of mean. ये है मीन का फॉर्मूला, मीन फाइंड करने का। ये जो फॉर्मूला है ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। सबसे मैंने बता दिया दो तरह के डेटा में बताया था, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है कि x इक्वल टू इसके पास n सेट ऑफ वैल्यूज है और x1 टू xn, तो इस तरह से जो मीन कैलकुलेट करते हैं, x बार मैंने कैलकुलेट किया है, इसका समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n वेयर i वेरीज फ्रॉम एक 1 टू n, मतलब i जो है 1 टू n वेरी कर रहा है। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को अनग्रुप्ड रिप्रेजेंटेशन और अनग्रुप्ड कैलकुलेशन ऑफ मीन है, ठीक है। इसके बाद जब मैं ग्रुप्ड डेटा लूंगा तो वहां कांसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आ जाएगा, ये फॉर्मूला ग्रुप्ड डेटा के लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मीन था। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं अनग्रुप्ड डेटा का, वहां से मीन कैलकुलेट करता हूं। एक अनग्रुप्ड डेटा है, एग्जांपल एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स, एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स A B C D E, 5 years 9 years 8 years 4 years and 3 years। 5 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज मैंने लिखी हुई है 5 9 8 4 3। अब हमें इनका एवरेज एज, मतलब एवरेज एज कैलकुलेट करनी है, जिससे कि हम मीन वैल्यू बोलेंगे। तो अगर मैं कहूं कि मीन एज या मैं बोलूं सिर्फ एवरेज एज, ये क्या होगी, तो जैसा कि मैं फॉर्मूला बताया था कि i इक्वल टू 1 टू n x i डिवाइडेड बाई n। तो यहां पर n क्या है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 5, मतलब 5 स्टूडेंट्स हमारे पास a b c d e। तो अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो n इक्वल टू हो गया 5,
n इक्वल टू 5 हो गया और i हमारा जो है वो वेरिएशन है, मतलब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 एंड एज ऑफ स्टूडेंट 5, तो i इसी तरह से वेरी करेगा 1 to 5। अगर मैं इस फॉर्मूले को इस रियल एग्जांपल के साथ में मर्ज करता हूं तो i की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगी 5 तक जाएगी, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हमारे पास और उनकी 5 की एज लिखी हुई है, तो डिवाइड बाय n मतलब 5, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा सभी एजेस का सम डिवाइड बाय 5, तो एज कितनी है 5 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 5, तो 12 14 26 एंड 29 डिवाइड बाय 5, इट इज 5.8, ओके। तो एवरेज एज जो आ रही है वो आ रही है 5.8 इयर्स, जो 5 स्टूडेंट्स थे। तो इस तरह से हम इसे मीन एज या एवरेज एज बोल सकते हैं, इसी को हम मीन बोलते हैं। एक्चुअली फाइंडिंग ऑफ एवरेज मीन होता है। तो इसके बाद मैं ग्रुप डेटा में एग्जांपल लेने से पहले मैं मीन के बाद जो दो पैरामीटर्स और हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, वो मीडियन एंड मोड। तो मीडियन एंड मोड को बताने जा रहा हूं इसके बाद। तो मीन आई थिंक क्लियर है। इसके बाद मीडियन एंड मोड, अभी अनग्रुप डेटा के लिए चल रहा है सब कुछ चल रहा है अभी अनग्रुप्ड डेटा के लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। तो इसमें मीन कवर हो गया। सेकंड पॉइंट है मीडियन, सेकंड पॉइंट है मीडियन। ये क्या होता है? ये होती है किसी भी डेटा सेट को पहले तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसके बाद जो मिड वैल्यू होगी उसे हम मीडियन बोलेंगे, ठीक है। अगर एक डेटा सेट है तो इसे कह लेंगे इट इज द मिड वैल्यू, it is the mid value, it is the mid value of data set, it is mid value of, it is the mid value of data set when it is arranged in, when it is arranged in ascending order, when it is arranged in ascending order, okay। so median क्या है? median is a mid value of data set when it is arranged in ascending order, ठीक है। तो यहाँ डेटा सेट, यहाँ डेटा सेट में ये बोल रहा हूं ये अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। एग्जांपल 1 2 2 8 5 3 4 3 5। मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं या कह सकते कुछ बच्चे हैं जिनकी एज दी हुई है 1 2 2 8 5 3 4 3 5, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लेते हैं 10, ठीक है। ये 10 बच्चे हैं जिनकी एज जो है दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह दी हुई, पहले बच्चे की एज 1 है, दूसरे की 2 इयर्स 3 इयर्स 2 इयर्स 8 इयर्स 5 इयर्स सो ऑन 6 इयर्स और लास्ट बच्चा है, ठीक है। तो इस तरह से सभी बच्चों की जो एज हमें दी हुई है, हमें फाइंड क्या करना है? इस एज का हमें मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। इस एज का हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन में क्या मतलब मिड वैल्यू होती है, लेकिन मिड वैल्यू कब होती है? ठीक है, पहले मैं यहां से हटा देता हूं, 6 हटा देता हूं, 6 को बाद में लूंगा। अभी मैंने क्यों हटाया 6 मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो 9 बच्चे की एज दी है, अगर मैं इसका मीडियन कैलकुलेट करूं, मीडियन होगा मिड वैल्यू, पहले इसे हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हो जाएगा ये 1 2 2 3 3 4 5 5 8, ओके। तो 1 2 2 3 3 4 5 5 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 स्टूडेंट्स की एज को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। फिर हम देखेंगे कि अगर 9 है तो अगर इसका मीडियन कैलकुलेट करने आ रहे हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने? 9, तो 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, इस वाली पोजीशन वाले नंबर को देख लेंगे। ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी? 5th। ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी? 5th, ठीक है।
10/2 फिफ्थ। तो फिफ्थ नंबर कौन है? 1 2 3 4 फिफ्थ 3। इसके इधर 4 रह गए और इसके इधर 4 रह गए, मतलब बीच में कौन है? सेंट्रल वैल्यू, इट्स अ मिड वैल्यू ऑफ डेटा जब हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने के बाद ये डेटा की मिड वैल्यू, तो मीडियन क्या होगा? तो मीडियन हो गया 3, ठीक है। अगर हाँ, अब कुछ लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट आ सकता है, कुछ सोच सकते हैं कि अगर डेटा सेट्स के पास ऑड वैल्यूज ना हो के इवन वैल्यूज हैं, ठीक है। ये तो ऑड वैल्यूज हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज हैं। अगर 9 ना होकर 10 वैल्यूज होती, जो कि मैं यहां 6 मिटाया था अभी, 6 अगर मैं फिर से लिख देता हूं, तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि अब कैसे फाइंड करेंगे मीडियन को, ठीक है। ओके, अगर मैं यहां 6 भी लिख देता हूं, तो टोटल नंबर्स 10 हो गए। अब मैं इसकी मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं? फिर से इसे असेंडिंग में अरेंज कीजिए। पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 1 2 2 3 3 4 5 5 6 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 स्टूडेंट्स की एज मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी। अब मुझे क्या चाहिए? मिड वैल्यू, ठीक है। अब कोई कह सकता है कि मिड में क्या है? 1 2 3 4, अगर 4 नंबर इधर छोड़ना, 4 नंबर इधर छोड़ना, मिड में 2 हो गए। अब भाई मिड वैल्यू कैसे फाइंड करें? हम 3 को मिड बोले या 4 को मिड बोले? इससे कंफ्यूजन। अब ये कंफ्यूजन आ सकता है कि हम 3 को मिड बोले या 4 को मिड बोले, ठीक है। तो हम इनमें से ना 3 को मिड बोलेंगे ना 4 को मिड बोलेंगे। एक्चुअली हम इनका एवरेज फाइंड करेंगे और यहां से जो एवरेज में जो बीच में जो वैल्यू आएगी, वही डेटा की दोनों साइड से देखने पर मिड वैल्यू होगी। वही इस डेटा की दोनों साइड से देखने पर मिड वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये 3 और 4 जो दो नंबर्स आ रहे हैं बीच में, इक्वल इक्वल नंबर्स इधर छोड़ने के बाद इन दोनों ही वैल्यूज के एवरेज फाइंड करेंगे। इन दोनों ही वैल्यूज के एवरेज, एवरेज कितना हो जाएगा? 3 + 4 / 2 इट इज 7/2 = 3.5। तो इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए अगर हमारे पास स्टूडेंट्स 10 हो जाते हैं, मतलब इवन नंबर्स कोई स्टूडेंट हो जाता है, तो उस केस में जो हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फिर मिड में दो वैल्यूज आएंगी, 3 और 4 यहां पे आ रही हैं, तो इनका हम एवरेज जब फाइंड करते हैं तो एग्जैक्टली इनके बीच की मिड वैल्यू मिल जाएगी, 3.5 यहां कहीं पे आएगी, और ये वैल्यू दोनों ही साइड से मिड वैल्यू है। तो ये मीडियन कैलकुलेशन हो गया फॉर अनग्रुप्ड डेटा सेट। और अगर इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, इवन नंबर ऑफ एंटिटीज है, या ऑड नंबर ऑफ एंटिटीज है, ऑड नंबर में डायरेक्ट हम ऐड 1 करके हाफ करेंगे, वो वाली वैल्यू होगी। और इवन के केस में जो हाफ करने पर दो वैल्यूज बीच में आएंगी, तो दो वैल्यू जो बीच में आएंगी उन दोनों का एवरेज फाइंड करके मीडियन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब अनग्रुप्ड डेटा का तीसरा पैरामीटर वो मोड। मोड क्या होता है? मीडियन, आई थिंक क्लियर। अब आ रहा है मोड। देखिए मोड, मोड है मैक्सिमम अकरेंस ऑफ डेटा, मैक्सिमम अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर डेटा, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर डेटा वैल्यू, पर्टिकुलर डेटा वैल्यू, ठीक है। अगर मतलब हमने एक अनग्रुप्ड डेटा लिया, उसमें से सबसे ज्यादा बार कौन अकर हो रहा है, उसी को हम मोड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा बोलेंगे, ठीक है। देखो सेम एग्जांपल लेते हैं, कुछ एज दी हुई है हमारे पास 1 2 2 3 8 4 5 3 4 3, ठीक है। अब देखो ये डेटा सेट है, ये एज ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, एज ऑफ स्टूडेंट्स दी हुई है। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो इनमें हमें सबसे ये देखना है सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार, तो पहले तो हम चाहेंगे इसे अरेंज करें या ना करें, अरेंज करना मेनली मीडियन कैलकुलेशन के टाइम पे ही नीड होती है, ठीक है। मोड में चाहो तो अरेंज करके देख सकते हो, नहीं तो इस डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है देख रहा है 3 1 2 3। तो मोड क्या हुआ? मोड हो गया
3, ठीक है। इस डेटा सेट के लिए जो मोड हो गया वो 3 आ गया, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक जनरल एग्जांपल लूंगा, उसमें मैं इन तीनों को कैलकुलेट करवाऊंगा, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल में तीनों को कैलकुलेट कराऊंगा। जनरल एग्जांपल इसमें क्या है, कैलकुलेट सेंट्रल tendencies of data set given below, okay, calculate central tendencies of data set given below, ठीक। तो इसमें मैं फिर से जो एग्जांपल लिया वो क्या है, एक सेट ऑफ अनग्रुप्ड डेटा है, वो क्या है 1 2 3 9 4 5 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो मेरे पास 10 नंबर्स हैं, तो सबसे पहले मुझे इसकी सेंट्रल टेंडेंसीज कैलकुलेट करनी है। तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन, मोड, तीनों कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कैलकुलेट करने के बाद फिर से वीडियो स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखो सबसे पहले मीन को मैं एक्स बार बोलता हूं। एक्स बार का मतलब ये एक्स एक डेटा सेट है, इसके अंदर ये एज पड़े हुए हैं अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मीन कैलकुलेट कर रहा हूं। मीन को क्या है, डायरेक्टली से ऐड कर दीजिए। डायरेक्टली अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा 1 + 2 + 3 + 9 ओके, इन सबको ऐड करके जितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स 10, मतलब 10 लोगों की एज है ना, तो ओवरऑल 10 और 10 को अलग अलग ऐड किया, मतलब सम ऑफ xi जो मैं साइन बनाया था अभी पिछले पेज पे, वो क्या था सम। ये निशान है वो सम का होता है, ये सम का होता है डिवाइड बाय n। अगर मैं पिछली बार बताना भूलूंगा, ध्यान रखना, इसका मतलब सम होता है। और सम मतलब i = 1 से लेकर इस केस में 10 तक करेंगे, क्योंकि इस 10 इस i की वैल्यू n की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ये हम सबको सम करेंगे और उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो यहां से एग्जैक्ट एवरेज और मीन मिल जाएगा इस वैल्यू का, ठीक है। तो ये मीन होने के बाद सेकंड हमारी कैलकुलेशन है मीडियन। सेकंड हमारी कैलकुलेशन है मीडियन और फिर है मोड, ठीक है। तो मीडियन देखो, मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेटा को सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो करीब 1 2 3 3 3 4 2 times 5 2 times 9 1 time, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 डेटा वैल्यूज, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मिड वैल्यू क्या है। भाई 10 है ना, 10 है तो दो वैल्यूज मिड होंगे, उनका एवरेज ही मीडियन होगा, पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो 4 में इधर से छोड़ देता हूं, 4 में इधर से छोड़ देता हूं, ठीक है। फिर से 3 और 4 ये है मिड में। अगर दो वैल्यूज मिड में तो एग्जैक्टली मिड क्या होगा, इन दोनों का एवरेज। एवरेज क्या है, 3 + 4 डिवाइड बाय 2, ये हो रहा है आपका 7/2 = 3.5, ठीक है। तो मीडियन ऑफ दिस डेटा है 3.5। मीन क्या आया होगा वो आप इन सबको सम करने पर 10 से डिवाइड कर लेना, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हो गया मीन, हो गया मीडियन, हो गया। अब इसका थर्ड है मोड, ठीक, थर्ड है मोड। तो मोड में बता चुका हूं आपको कि जो डेटा सबसे ज्यादा बार अकर होता है, जो भी डेटा वैल्यू सबसे ज्यादा बार अकर होती है, देखिए 3 एक बार, 3 दो बार, 3 तीन बार।
तो मोड इक्वल टू 3, ठीक है। तो मोड कितना 3। तो इस डेटा वैल्यू के लिए मैं एक जनरल एग्जांपल लिया था जिसमें आपको सभी सेंट्रल टेंडेंसीज वैल्यूज लिखनी है। तो मैं इस डेटा सेट जैसे x बोल रहा हूं, इसके लिए मैंने 10 वैल्यू ली। ये 10 वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे एज ऑफ स्टूडेंट्स बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो कुछ 10 स्टूडेंट्स हमारे पास, स्टूडेंट 1 की एज, 2 की एज, 3 की एज, इस तरह स्टूडेंट 4th की एज, 5th की एज, 10th की एज, ठीक है। तो इनके लिए तीनों चीजें कैलकुलेट करना बताया आपको, मीन, मीडियन, मोड, ठीक। तो इसके बाद अब हम चलेंगे ग्रुप डेटा पे, ठीक। हाँ, एक चीज और, अभी हमने ये जो कैलकुलेशन की है वो ये सेंट्रल टेंडेंसीज के लिए। अभी हमारे पास डिस्पर्सन ऑफ डेटा फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हम वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज ऑफ डेटा पढ़ेंगे, वो अभी बचा है, ठीक है। तो उसको मैं तब कवर करूंगा, पहले मैं ये मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, मोड ये बता दूंगा ग्रुप एंड अनग्रुप्ड बोथ के लिए, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए, अब अनग्रुप्ड डेटा के लिए मैं बता चुका हूं। इसके बाद आएगा ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। चलो अनग्रुप्ड डेटा के लिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं प्लान में। मैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए डिस्पर्जन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज, ये भी कवर कर देता हूं पहले अनग्रुप्ड के लिए, उसके बाद हम ग्रुप डेटा पे चलते हैं, ठीक है। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज। अब देखिए, जैसे कोई डेटा दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसका मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना है, सपोज अगर मैं ये लिखूं, एक एक्स एक डेटा है जिसकी वैल्यूज है, मतलब एक्स क्या है, एज ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, एक्स है एज ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। ज्यादा नहीं, 5 स्टूडेंट्स को ले रहा हूं, एक की एज है 1, एक की है 3 इयर्स, एक है 5 इयर्स, एक है 8 इयर्स, एक की है 3 इयर्स, ठीक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स की एज दी हुई है 1, 3, 5, 8, 3, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स की एज दी हुई है। सबसे पहले मुझे इसका वेरिएंस निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो इसका मीन कैलकुलेट करना, ठीक है। मीन से क्या होगा, जो मीन कैलकुलेट करेंगे हम वो होगा सेकंड कॉलम। कॉलम को ध्यान रखना, जो भी मैं टेबल बना रहा हूं इस टेबल को इसी फॉर्म में बनाना है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा इसको हम किस तरह से इस टेबल को यूज करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन में, ठीक। तो सबसे पहले मैं इसका मीन कैलकुलेट कर लेता हूं, जिससे कि मैं x बार बोल रहा हूं, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। बार बार मैं समेशन ऑफ xi फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू n नहीं लिखूंगा, अब मैं सीधा लिख रहा हूं, सबको ऐड कर रहा हूं और उसका एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। इसको ऐड करो, क्या आ रहा है 1 3 4 5 9 9 8 17 17 and 3 20 20 by 5, तो ये आ जाएगा 20 by 5, मतलब 4 आ गया एवरेज, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में जो अनग्रुप्ड डेटा सेट दिया होगा, मतलब x मतलब 5 स्टूडेंट्स की जो एज दी हुई है, ये x है ना, यहाँ x इज ये अलॉट हुआ है एज को, एज के लिए जो हमने एक वेरिएबल लिया है x वो है, ठीक है। तो एज 5 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एज दी हुई है, इससे एवरेज कैलकुलेट किया, ठीक है। एवरेज कितना 4, तो सभी कॉलम में 4 लिख दीजिए, 4 4 4 4 4, ठीक। इसके बाद थर्ड कॉलम होगा, इसके बाद थर्ड कॉलम होगा, उसमें हम क्या करेंगे, देखिए x माइनस एक्स बार, मतलब उस वैल्यू का उस मीन वैल्यू से कितना डिफरेंस है, मतलब वो वैल्यू कितना डिफर कर रही है मीन वैल्यू से, वो देखना है, ठीक। तो x मतलब क्या है 1 1 माइनस 4 माइनस 3 3 माइनस 4 माइनस 1 5 माइनस 4 प्लस 1 8 माइनस 4 4 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक। तो ये आया थर्ड कॉलम।
इसका आता है फोर्थ कॉलम। जो मैं कॉलम्स लिखते जा रहा हूं इसी तरह से आप भी कैलकुलेशन अपनी रखेंगे, ठीक है। फोर्थ कॉलम में हम करेंगे x माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट, या ये बोलेंगे मीन, इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक। अभी के लिए मैं कुछ स्पेस क्रिएट कर रहा हूं, ठीक। और ये मैं यहां से हटाता हूं। कैलकुलेट क्या कर रहा हूं आपको पता है, वेरिएंस, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज, ठीक। तो थर्ड फोर्थ कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार, मतलब मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका करो 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 एंड 1 का स्क्वायर 1, ठीक। तो इसके बाद जो आने वाली है वो है इसका नाम, इसके बाद अब मैं लिखूंगा फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का? वेरिएंस को सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं s स्क्वायर से। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ, ध्यान से लिखना, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ x माइनस एक्स होल स्क्वायर टर्म्स। ये कहां से, i इक्वल टू 1 से लेकर n तक डिवाइडेड बाई n माइनस 1। फॉर्मूला देखिए, एस स्क्वायर वेरिएंस होता है और वेरिएंस को लिखते हैं सम ऑफ x माइनस एक्स बार, इसे हम मीन बोल रहे हैं, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। यहाँ पे डेटा सेट से एक वैल्यू कम रखते हैं, n माइनस 1, ध्यान रखना इसे, ठीक है। तो अब हम इस पर्टिकुलर चीज, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इन सबको सम करो पहले, ठीक है। सम करो कितना होगा, 1 1 1 3 3 9 12 12 and 16 28, ठीक है। इसका सम 28। अब n देखिए, n क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें 5, n यहां पे कितनी निकल रही है, यहां से अगर मैं n कैलकुलेट कर रहा हूं तो n इक्वल टू 5 है, ठीक। तो जो वेरिएंस आ रहा है, वेरिएंस क्या आ रहा है, इन सब का समेशन, इस ये टर्म जो है, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है इस 28 को, मतलब सम इन सब का मीन स्क्वायर वैल्यूज है, ये जो मीन से डेविएटेड वैल्यू है, इन सब का सम वो 28, ठीक है। ऊपर वाला पूरा समेशन जो है वो 28, नीचे हो गया 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो ये होगा 28 बाई 4। अगर इसे मैं कट करता हूं तो 7, मतलब 7 आ गया वेरिएंस, ठीक है। मैं ये हटा देता हूं वेरिएंस का फॉर्मूला, ये देखिए, ओके। तो ये आया 7 है वेरिएंस, ये वेरिएंस। अब सेकंड फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस से डिनोट करते हैं। मतलब ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। इसमें कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, बस उसी वेरिएंस का रूट ले लेना है, क्योंकि s क्या है, इसको s स्क्वायर को हमने रूट में लिया है तो ये s बन गया, तो मतलब वेरिएंस का रूट लेने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, तो इसकी वैल्यू हो गई √7, ठीक है। दो चीजें कवर हो गई, वेरिएंस विद फॉर्मूला एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे होता है s स्क्वायर से लिखते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, और स्टैंडर्ड डेविएशन को वेरिएंस से लिखते हैं, रूट ऑफ वेरिएंस लिखते हैं, क्योंकि इस पूरे को रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया दो चीज। अब इसका एक है रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज बहुत सिंपल चीज है, रेंज है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। इसकी नीड क्यों होती है, अगर मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, तो लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि जैसे मैं दो क्लासेस का कंपैरिजन किया था किसी सब्जेक्ट में नंबर्स के लिए। इसमें फर्स्ट क्लास में दो स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 95 और 99, और रेस्ट 3 स्टूडेंट्स थे 10 14 एंड 16, और सेकंड क्लास के लिए यही मार्क्स कुछ ऐसे थे जो एवरेज के आसपास थे। तो फर्स्ट क्लास के केस में जो रेंज थी ना, वो रेंज बहुत ज्यादा थी, मतलब हाईएस्ट तो 95, लोएस्ट 10, मतलब 89 मार्क्स की रेंज थी। मतलब इनके बीच में वेरिएशन काफी था, मतलब अनसर्टेनिटी काफी थी। किसी स्टूडेंट के बहुत ज्यादा मार्क्स थे, किसी स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स थे। क्लास को एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स किस तरह से ऑब्टेन कर रहे हैं वो, मतलब इसकी एवरेज वैल्यू से काफी ऊपर नीचे अपडेटेड थे, तो वहां पे रेंज ज्यादा थी। सेकंड क्लास की रेंज कम थी,
मतलब क्या था, उसके हाईएस्ट मार्क्स 55 थे और लोएस्ट मार्क्स आई थिंक 38 थे, तो ज्यादा रेंज नहीं थी, कुछ 13-14 मार्क्स की रेंज थी, ठीक है। तो उस केस में रेंज कम थी, तो रेंज से ये पता चलता है कि डेटा में वेरिएशन कितना ज्यादा है कितना कम है। तो अगर मैं इस डेटा की रेंज कैलकुलेट करता हूं, रेंज ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एक्स नहीं, अगर आपसे कुछ गलत समझ सकते हो तो मैं लिखता हूं रेंज ऑफ एक्स, ऐसे रेंज ऑफ एक्स 13583, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है रेंज ऑफ एक्स, या मैं रेंज ही लिखता हूं सर, मैं एक्स इस एग्जांपल के लिए ले रहा, रेंज इक्वल टू होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ डेटा सेट। तो इस डेटा सेट की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 8, लोएस्ट वैल्यू कितनी है 1, कितनी हो गई रेंज 7, ठीक। तो रेंज कितनी है 7। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए मैं ऑल 6 थिंग्स कवर कर दिया हूं। क्या? सबसे पहले मैंने मीन कैलकुलेट करना बताया, डेटा का मीन कैसे निकालते हैं, सम किया और उसके बाद नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड कर दिया, मीन निकाला। सेकंड जो चीज मैंने बताई थी मीडियन बताया था, तो मीडियन कैलकुलेट कैसे किया था, मैंने पहले डेटा को पूरा अरेंज किया, सीक्वेंस में अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उसके बाद मीडियन कैलकुलेट कर दिया। थर्ड जो मैंने बताया था मोड बताया था, मतलब कौन से डेटा सेट को, पूरे डेटा सेट में कौन सी वैल्यू मैक्सिमम टाइम्स आ रही है उसे हम मोड बोल दिए। फिर आया वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज। तो वेरिएंस के लिए ये कॉलम्स, जिस टेबल को आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई अनग्रुप्ड डेटा इस तरह से दिया हुआ x, तो वहां से पहले उनका मीन कैलकुलेट करेंगे, मीन के लिए हम सम करेंगे, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है। मीन निकला था इन केस में 4, तो सब को लिख दिया पहले, फर्स्ट कॉलम एग्जैक्ट नंबर x मतलब एज, और उसका मीन को हर वैल्यू के सामने लिख दिया, फिर लिखा x माइनस x कॉम्प्लीमेंट और x माइनस x कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर किया। तो ये 4 कॉलम बहुत जरूरी है, और फोर्थ कॉलम के सम को हम ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं n-1 किसके, वेरिएंस के लिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस। तो जब वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और रेंज कुछ नहीं होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू फॉर पर्टिकुलर डेटा सेट। इस डेटा सेट के लिए हाईएस्ट वैल्यू 8 है, लोएस्ट वैल्यू 1 है, तो इसकी रेंज होगी 7, ठीक है। तो आई थिंक अनग्रुप्ड डेटा के लिए मैं सभी चीजें कवर कर दिया हूं। तो नेक्स्ट में हम करेंगे ग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम ग्रुप्ड डेटा के लिए देखेंगे इन सभी कैलकुलेशंस को, ऑल 6 पैरामीटर्स की कैलकुलेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आई थिंक लेंथ काफी हो जाएगी। अभी तक मैं जो अनग्रुप्ड डेटा के लिए बताया हूं, तो आप अनग्रुप्ड डेटा के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए बताऊं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी चीजों को कैलकुलेट करने की। एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं आप, कहां पर अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो मैं उसे फिर से कवर कर सकता हूं। तो अभी के लिए अनग्रुप्ड डेटा के लिए कैलकुलेशंस को मैं कवर कर दिया हूं। नेक्स्ट कैलकुलेशन, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में ग्रुप्ड डेटा को कैलकुलेशंस फॉर ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम कैलकुलेशंस फॉर ग्रुप डेटा, ये कैलकुलेशंस क्या क्या होंगे, ये कैलकुलेशंस मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज, ठीक है। तो वही हम कैलकुलेट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इन दिस क्लास मैंने पूरा ट्राई किया किस तरह से अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम सभी 6 पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ग्रुप डेटा के लिए बताऊंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।